तेजस MK1A के लिए अभी एल्टा 2052 AESA रडार की टेस्टिंग होना शुरू हो चुका है। तिब्बत के मुताबिक भारत और चाइना के बीच कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं है। जो बॉर्डर है वो भारत और तिब्बत के बीच है और भारत को इस बात को हर इंटरनेशनल मंच में उठाना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी अभी तिब्बत को सेपरेट कंट्री की मान्यता दी जाने लगी है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद अभी 7 ऐसे चाइनीज कंपनी को ट्रैक किया गया है जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान की रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट को अभी इशू किया गया है। और अंत में भारत अभी यूनाइटेड स्टेट के ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में इमरजेंसी ऑयल को स्टोर करके क्यों रखने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके HAL की तरफ से अभी तेजस MK1A में इस्तेमाल होने वाली रडार को लेकर टेस्टिंग करना शुरू किया जा चुका है। HAL के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक 83 तेजस MK1A की डील साइन होने वाली है और उससे पहले ही अभी तेजस में लगने वाली रडार को लेकर HAL टेस्टिंग करना शुरू कर चुकी है। पहले प्लान किया गया था कि इसमें उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक उत्तम AESA रडार की टेस्टिंग पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अभी हमारे जगुआर एयरक्राफ्ट को डायरिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए जो एल्टा 2052 रडार खरीदा गया था उन सभी को अभी इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और अभी HAL तेजस की 2 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट में एल्टा की 2052 रडार को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर रही है। तेजस MK1A वेरिएंट की बात करें तो इसमें AESA रडार के साथ साथ सेल्फ प्रोडक्शन जैमर और डुअल रैक पायलन आने वाली है, जिस वजह से अब ये पहले के मुकाबले 2 ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसके साथ ही तेजस की MK1A वेरिएंट में नए मल्टी फंक्शन डिस्प्ले आने वाली है जो कि MK1 वेरिएंट से अलग हो सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये तेजस MK2 से डिराइव किए जाएंगे, यानी कि आप एक फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कंफर्मली नहीं कहा जा सकता है। इसमें अस्त्र मिसाइल के साथ साथ अभी SRAM और R73 मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। HAL को उम्मीद है कि अगर इसी साल के अंत तक तेजस MK1A डील फाइनल हो जाती है तो 2023 तक पहला तेजस MK1A उड़ान भर सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। भारत और चाइना के बीच अभी बॉर्डर में जिस तरीके से तनाव चल रहा है, हो सकता है आगे ये और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना भारत के खिलाफ एग्रेसिव बिहेवियर को दिखा रहा है, ठीक उसी तरीके से भारत भी अभी चाइना को घेरने की कोशिश करने लगा है। भारत अभी ताइवान को सपोर्ट करने लगा है और आगे से साउथ चाइना सी में भी भारत अपने वॉरशिप्स को भेजने वाला है। लेकिन जब भी भारत और चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात होती है तब हम ये कहते हैं कि लद्दाख में भारत और चाइना की बॉर्डर में तनाव चल रहा है। इसी बात को लेके तिब्बत के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट लोब्सांग सांगे ने कहा है कि असल में लद्दाख में जहां पर भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच आमने सामना हुआ था, यहाँ पर असल में भारत और चाइना के बीच कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। असल बॉर्डर भारत और तिब्बत के बीच है और भारत अभी ये जो बता रहा है कि चाइना वाले किसी जगह में 1 किलोमीटर या फिर किसी जगह में 2 किलोमीटर अंदर घुस आए थे, ये कहकर भारत अभी चाइना को लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को गिफ्ट के तौर पर दे रहा है, क्योंकि तिब्बत चाइना का नहीं है और भारत को यहाँ पर इसे कोर इशू के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और चाइना को 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया से धकेल कर उस इलाके को वापस लेना चाहिए। और हमें भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि चाइना और भारत के बीच कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं है। जो बॉर्डर है वो भारत और तिब्बत के बीच है, जिसे चाइना अभी गलत तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि चाइना की तरफ से हर बार ये क्लेम किया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश सदर्न तिब्बत का हिस्सा है और लद्दाख वेस्टर्न तिब्बत का हिस्सा है। तो हमें उस वक्त ये बोलना चाहिए कि तिब्बत कौन सा तुम्हारा है, वो हमारा आपस का मामला है, हम लोग देख लेंगे, तुम निकलो यहाँ से। और अगर किसी को इस बात पे भरोसा नहीं होता है तो उसको ये वाला फोटो दिखा देंगे। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि रिसेंटली 59 चाइनीज ऐप्स को सिक्योरिटी इशू की वजह से भारत की तरफ से बैन किया गया था। इसके साथ ही चाइना की तरफ से बॉर्डर में जिस तरह से एग्रेशन दिखाया जा रहा था, इसके जवाब में भारत की तरफ से कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में से चाइनीज कंपनियों को बाहर कर दिया गया था। अभी कुछ और खबर सामने आई है कि अलीबाबा और हवाई जैसे 7 कंपनियों को अभी हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैक किया गया था, जो कि सीधे तौर पर चाइनीज आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें हवाई की बात करें तो 2018 से 19 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसने भारत से लगभग 12,800 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और हवाई के जो फाउंडर है रेन जेनफी, वो पीपल लिबरेशन आर्मी के इंजीनियरिंग कॉर्प के डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।
इसके अलावा अलीबाबा, बाइडू और टेंसेंट ये तीनों भी चाइना की मिलिट्री फ्यूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। इनमें से अलीबाबा की तरफ से पेटीएम, जोमैटो, बिग बास्केट, स्नैपडील और एक्सप्रेस बी में इन्वेस्ट किया गया था और साथ ही टेंसेंट की तरफ से भी ओला, क्या और फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया गया था। इनके साथ 2 से 3 और कंपनी है जिनको बैन किया जा सकता है, जिसमें एसीआईसी मोटर, एक्स इंडिया स्टील और सिंजियान कैथे इंटरनेशनल ग्रुप भी शामिल है। तो शायद यहाँ पर पबजी वालों को थोड़ा मायूस होना पड़ सकता है और अभी से ही हमारे जितने भी स्ट्रीमर्स हैं उन सभी को किसी और गेम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगला अपडेट भारत और ईरान को लेके है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था कि भारत को ईरान की तरफ से अपनी छबार और जहदान रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसको लेके अभी भी ठीक से पता नहीं चल पा रही है। इसको लेके आज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से बताया गया है कि दरअसल भारत की तरफ से अभी इस प्रोजेक्ट के कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल इशू को सॉल्व करने के लिए ईरान का वेट किया जा रहा है। भारत का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस की वजह से कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से ईरान की इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटा गया था और अभी ये प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुकी है। अभी IRCM को वहां पर इस प्रोजेक्ट को लेकर स्टडी करने के लिए और फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देने के लिए अपॉइंट करके रखा गया और ये अभी ईरान के एक स्टेट ओन कंपनी CDTIC के साथ मिलकर वहां पर काम कर रही है। लेकिन ईरान अभी फाइनेंशियल इशू का सामना कर रही है और इसके बारे में उन्होंने 2019 में भारत के साथ डिस्कस भी किया था, जिसके बाद इसमें तय किया गया था कि ईरान की तरफ से एक ऑथराइज्ड एंटिटी को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा जो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट फाइनेंशियल और टेक्निकल रिपोर्ट भारत के पास सबमिट करने वाली थी। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इसको पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को लेके भारत की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ है। बाकी भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर करने वाली जो बात सामने आई थी उसको लेके हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि एक अफवाह थी, जबकि सच्चाई कुछ और है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेके एक MOU को साइन किया गया है। इसके मुताबिक भारत अभी जरूरत के वक्त यूनाइटेड स्टेट के ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में अपने ऑयल को स्टोर करके रख सकता है। यूनाइटेड स्टेट के पास अभी 714 मिलियन बैरल्स की ऑयल को स्टोर करने की फैसिलिटी मौजूद है, जबकि हमारी बात करें तो हमारे पास 3 अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जहां पर हम 38 मिलियन बैरल को स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि किसी भी तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में मुश्किल से 9 से 10 दिन तक हमें सप्लाई कर सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस को इश्यू किया गया था, जिसके मुताबिक सभी देशों को कम से कम 90 दिन की इमरजेंसी स्टोरेज रखनी चाहिए। भारत अभी खुद की ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट की ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में भी अपने ऑयल को रखने की कोशिश करने वाला है। इससे होगा क्या कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई इमरजेंसी आएगी, क्रूड ऑयल की प्राइस कम होगा या फिर फ्लक्चुएट करने लगेगा, तो तब हमारे पास स्टेडी सप्लाई चेन बना रहेगा। साथ ही अगर हमारे पास ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद रहेगा, जब प्राइस कम हो जाएगा तो हम ज्यादा ऑयल को स्टोर करके वहां पे रख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट से भारत 2017 से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रही है। यूनाइटेड स्टेट अभी हमारा 6th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुकी है और पिछले 1 साल के अंदर यूएस से इंपोर्ट होने वाली क्रूड ऑयल की डिमांड 10 गुना ज्यादा हुआ है और अभी ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस को लेके भी यूनाइटेड स्टेट के साथ कुछ बड़े डील साइन होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।